हाय वीवर्स, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको सीरीज़ बनाऊंगी, तो उस सीरीज़ की पार्ट टू, समकालीन नाटकों के ऊपर पार्ट टू मैंने बताया पहले। अब मैं शंकर शेष के नाटक एक और द्रोणाचार्य पर परिचर्चा करूंगी। जैसा कि मैंने इसमें लिखा देखा, आप देख सकते हैं इस में मैंने नोट्स बना दिया था आप लोगों के लिए कि शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य नाटक 1977 में लिखा गया, और इसका 4 परिदृश्य पहले भाग में है और 7 परिदृश्य दूसरे भाग में है। और इसके बारे में मैंने बताया कि इसका शिक्षा का क्षेत्र है वर्तमान परिदृश्य में। अध्यापकी विवशता और संघर्ष इसका विषय है। प्रतिभावान छात्रों के साथ अन्याय, मार्क्सवादी जनवादी विचारों का विश्लेषण है इसमें। और इसमें यह है कि जो वर्ग, चाहे छात्र वर्ग हो चाहे अध्यापक वर्ग हो, सबसे अधिक गरीब वर्ग पिसता है। हर गली में शिक्षण संस्थाएं खुल रही हैं। ये शिक्षण संस्थाएं जो हर गली में खुल रही हैं, उनका शिक्षा का गुणात्मक स्तर गिरता जा रहा है। उसका मनोविश्लेषणात्मक वर्णन किया गया। अब इसके पात्र हम देखते हैं कि इसके पात्र हैं प्रोफेसर अरविंद, चंदू, लीला, यदु, प्रिंसिपल, प्रेसिडेंट, विमलेंद्र और अनुराधा। अनुराधा इस लड़की का शोषण होता है। राजकुमार जो प्रेसिडेंट होते हैं, उनके बेटे राजकुमार के द्वारा अनुराधा का शोषण होता है। फिर अब ये जो समानांतर कहानी चलती है वो द्रोणाचार्य की चलती है कि उसके पात्र हैं कृपि, अश्वत्थामा, भीष्म, अर्जुन, एकलव्य और युधिष्ठिर। तो ये मिथक या पौराणिक आख्यान के आधार पर अतीत और वर्तमान में समानता दिखाने के लिए सामायिक विषय वस्तु को लेकर समकालीन समस्याएं और पात्रों को लेकर शिक्षा क्षेत्र की समस्त समस्याएं, शिक्षा की भूमिका और परिणाम पर परिचर्चा करती है। ये 60उत्तरी युग में आपने देखा होगा कि संवेदना, प्रतीकात्मकता, समांतर कथा के आधार पर ये एक और द्रोणाचार्य नाटक लिखा गया। तो वीवर्स, अब मैं बात करती हूँ आपसे कि ये इसका जो कथ्य है उस पर हम बात करते हैं। इसके बाद फिर हम इसके नेक्स्ट वीडियो में इसके शिल्प पर बात करेंगे और शैली पर बात करेंगे। चूँकि स्टूडेंट्स ने कमेंट्स में भी लिखा और फ़ोन करके भी मुझसे कहा कि मैडम आप सीरीज़ बनाइए, क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि हम एक ही बार में बैठकर आपकी सारी एक विषय वस्तु पर पूरा ज्ञान मिल जाए हमें। तो इसके लिए हम लोगों ने आज एक और द्रोणाचार्य लिखा है। तो इसमें चूँकि ये जो नाटक है ये प्रयोग धर्मिता दिखाता है, क्योंकि ये पौराणिक आख्यानों और मिथकों को लेकर ये नाटक रचा गया है। इसमें मनुष्य, प्रोफेसर अरविंद एक ईमानदार व्यक्ति रहता है, परंतु कैसे अध्यापक को आज की शिक्षा से क्षेत्र में बहुत सारे समझौते करने पड़ते हैं, क्योंकि यदि परिवार पालना है तो प्राइवेट कॉलेजेस के और भी अपने जिसके मातहत हैं उसके बारे में आपको बहुत सोचना समझना पड़ता है। और ये नाटक संप्रेषण कथ्य शिल्प का नाटक है। मनुष्य शिक्षा का महत्व बताया गया है कि शिक्षा का महत्व क्या है। तो मेरा एक प्रश्न है कि क्या व्यक्ति को शिक्षा पैसे कमाने के लिए की जाती है शिक्षा ग्रहण, या कि उसे अपना कि मुझे नौकरी मिल जाए इसलिए शिक्षा? नहीं, मनुष्य शिक्षित इसलिए होता है कि वो जानवरों से इतर हो सके।
वह मनुष्य अपनी सबसे बड़ी है कि अपने अंदर चेतना का अनुभव कर सके और साक्षर बन सके, ये तो है ही, परंतु साक्षर बनने के साथ साथ सुसंस्कृत बन सके। और ये सुसंस्कृत बनना ही एक जगह द्रोणाचार्य बड़ा उदास होकर कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि मैंने धनुर्विद्या सिखाई लोगों को, परंतु क्या मैंने एक अच्छा मनुष्य बनना सिखाया है? नहीं, मैंने एक अच्छा मनुष्य बनना नहीं सिखाया, मैंने तो युद्ध कला सिखाई, मैं तो समाज को युद्ध की ओर ढकेल रहा हूँ। मेरे छात्र एक अच्छे धनुर्विद्या में निपुण हो सकते हैं, परंतु मेरे छात्र एक अच्छे इंसान मैं बना नहीं पाया। तो फिर मनुष्य को शिक्षा का उद्देश्य क्या है ये बताया गया है कि एक अध्यापक है, उसको जीवन में कितनी बाधाएं आती है। वस्तुतः मैं भी एक अध्यापक हूँ और अध्यापक होने के साथ ही मैं ये जानती हूँ कि अध्यापक भी इंसान होता है, उसका भी परिवार होता है, उसके भी कुछ लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ समाज में कुछ करना होता है उसे भी। तो उसका निष्पक्ष यदि वो काम करना चाहता है तो जो समाज के जो प्रेसिडेंट हैं कॉलेज के और विद्यालय की, वो अपने हिसाब से उस अध्यापक को मोड़ना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं। फिर इसमें मूल्य के बारे में बात की गई है उस उपन्यास में, युग चेतना के बारे में, संघर्ष के बारे में। मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे ये मार्क्सवादी चेतना या मार्क्सवादी धर्म का आधार है, क्योंकि इसमें अर्थ तत्व इसका आधार है इस नाटक का। तो मुझे लगता है कि मार्क्सवादी है, क्योंकि जहाँ भी अर्थ तत्व आ जाएगा वो मार्क्सवादी नीति, कानून या साहित्य माना जाएगा। तो युद्ध सर्वनाथ मेरी दी गई विद्या का कोलाहल न बन जाए, मैं एक मनुष्य बनाना चाहता हूँ, ये शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। तो मैं सीधी सीधी बात करती हूँ कि प्रोफेसर अरविंद को समानांतर में द्रोणाचार्य के बराबर ही रखा गया है कि प्रोफेसर अरविंद परिवार, समाज में या उसके आस पास वाले जो टीचर्स हैं वो कैसे परिवर्तित कर लेते हैं अपने आप को। उसकी पत्नी कहती है अगर वो नकल कर रहा था प्रोफेसर अरविंद की, कि अगर वो बालक नकल कर रहा था तो उसे करने देना चाहिए था, तुम्हारा क्या जा रहा था। तो उसे लगा कि ये परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए उसने उसको नकल करने से मना किया। फिर एक अनुराधा नाम की छात्रा का प्रेसिडेंट का बेटा, उस कॉलेज की प्रेसिडेंट का बेटा, जहाँ प्रोफेसर अरविंदू और ये सारे लोग, यदु, प्रिंसिपल, चंदू और विमलेंदु, ये सब नौकरी करते हैं, काम करते हैं। चंदू तो अनुराधा का मित्र होता है। तो ये सारे लोग को मजबूर होना पड़ता है प्रेसिडेंट की बात मानने के लिए। राजकुमार अनुराधा का शोषण कर देता है, शारीरिक शोषण कर देता है। तो ये कहा जाता है कि आजकल स्कूल तो कोई भी खोल ले रहा है कि जिसके अंदर संस्कार भी नहीं है, जिसके अंदर सुसंस्कृत भी नहीं है, जिसके अंदर नैतिक मूल्य भी नहीं है, जिसके अंदर सामाजिक हित की बात भी नहीं है। एक इंडस्ट्री के रूप में कॉलेज और स्कूल खोले जा रहे हैं कि बस पैसा कमाना जिसका उद्देश्य हो। तो इसलिए ऐसे कॉलेज के प्रेसिडेंट को उसका बेटा राजकुमार जब अनुराधा का शोषण करता है तो अनुराधा के लिए विमलेंदु की जो उपकथा चल रही होती है, तो वो कहता है कि आज आदर्शवाद की मृत्यु हो गई है, जीवन में मूल्य बदलने लगे हैं, सामाजिक राजनीतिक आर्थिक विषमताएं बहुत बढ़ गई हैं। प्रोफेसर अरविंद कहते हैं कि मैं समझौता नहीं करूँगा। तो विमलेंदु उन्हें समझाता है कि मैं भी देखूँगा, मेरे नाटक में द्रोणाचार्य ने भी यही कहा था कि मैं समझौता नहीं करूँगा। और द्रोणाचार्य का प्रसंग शुरू हो जाता है कि द्रोणाचार्य एक विशेष विद्या में जब वो शुरुआत उनकी ये होती है कि वह अपने मित्र के पास जाते हैं, उनके पास आर्थिक व्यवस्था उनकी सही नहीं होती है, उनको अपना परिवार कृपी उनकी पत्नी का नाम है, उसे पालना है।
तो वह जाते हैं अपने मित्र के पास, और जब वो मित्र के पास जाते हैं कि मुझे प्राथमिक आवश्यकताएं पूरी करनी है, कुछ आर्थिक मदद कर दो, तो उनका जो मित्र होता है उसे बेइज्जत करके भगा देता है कि तो वो भावुक मन को उनका भावुक मन रहता है और उनका मन दुखी हो जाता है। उनका मित्र द्रुपद के पास जाते हैं वो, और दक्षिणा और सम्मान के लिए जाते हैं कि भाई कुछ दे दो, हमारा भी परिवार चले। तो द्रुपद राजा अहंकारी होता है, अपमान कर देता है, तो वह बहुत नाराज़ होते हैं, और नाराज़ होने के बाद वह आते हैं और अपना हृदय परिवर्तन कर लेते हैं, और वो कहते हैं कि मैं सिर्फ राजपुत्रों को ही विद्या में निपुण बनाऊंगा, जिससे मुझे अर्थार्जन होता रहे। और वह गुरु के पद से विमुक्त हो जाते हैं, गुरु के पद क्या गुण से विमुक्त हो जाते हैं, और शस्त्र विद्या मैं उन्हीं को दूंगा जिसके पास धन मुर्दा है, राजपुत्रों को ही दूंगा, मैं राजपुत्रों का आचार्य बनूंगा। तो वह अर्जुन को दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनाने का कसम लेते हैं कि भाई मैं धनुर्धर इसे बनाऊंगा। उसकी अपनी निष्ठा बदल जाती है, और द्रुपद के कारण वह एक अच्छे अध्यापक से एक मतलब एक ऐसे अध्यापक हो जाते हैं जो समाज के हित को नहीं, अपने हित को भी देखता है। और वनवादी वो धनुर्विद्या सिखाने के लिए एक शिष्य जो एकलव्य होता है, वो छुप छुप कर उनसे ये विद्या सीखता है। गांव का बालक रहता है, तो एकलव्य तो जब वो उससे अच्छा धनुर्विद्या सीख जाता है तो उनके पास जाता है। एकलव्य को शुद्ध मतलब वनवासी रहता है वो, तो उन्हें बड़ा नाराज़गी होती है कि इसने छुप कर कैसे सीख लिया मेरी धनुर्विद्या। तो उनका घमंड, उनका अहंकार होता है, तो वो कहते हैं कि गुरुजी तुमने तो मेरे सीखा, तो अब मुझे तुम्हें गुरु दक्षिणा देना पड़ेगा। तो सम्मान से कहता है कि हाँ गुरुजी बताइए मैं आपके लिए क्या करूँ। तो उन्होंने कहा कि अपना अंगूठा काट के दे। और वो जानते ही हैं कि एकलव्य अगर अपना अंगूठा काट कर दे देगा तो कभी भी जीवन में वो धनुष नहीं चला पाएगा। और अर्जुन एक उनके जो कसम ली है उन्होंने, राजपुत्र ही अर्जुन ही एक वो बड़ा धनुर्धर बनेगा। तो ये प्रश्न जब उससे पूछते हैं कि अर्जुन बोलता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं गुरुजी, तो उन्होंने कहा कि देखो वनवासी है और धनुर्विद्या सीख जाएगा, और शूद्रों को मतलब निम्न जाति को और वनवासियों को धनुर्विद्या नहीं सिखाना चाहिए, नहीं तो उससे वर्णाश्रम जो धर्म होता है उस पर संकट आ जाता है, और जातिवादी बातें करते हैं। तो इसको यही दिखाया गया है कि जिस प्रकार उनके सामने आर्थिक स्थिति की बात उठी थी, ठीक उसी प्रकार प्रोफेसर अरविंद के सामने भी उनकी पत्नी कहती हैं कि लाली नाम होता है, लीला उनका नाम होता है। तो लीला कहती है कि भाई तुम मुझसे नकल करने दो, तुम्हें अर्थ मिलना है, तुम्हें चुपचाप अपनी ड्यूटी निभाना है और चले जाना है, और आदर्शवादी सोच को छोड़ देना है। आत्मग्लानि होती है प्रोफेसर अरविंद को कि अरे अनुराधा की जो मृत्यु हो जाती है या उसका, तो मगर इस कहानी में मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि इसका कोई अर्थ नहीं निकला और इसका कोई अंत नहीं निकला। तो अंत नहीं निकला, इसका कारण ये है कि ये कहा जाता है कि किसी भी कृति का अंत नहीं निकलता है। तो उसके बारे में मैं आपके नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करने जा रही हूँ। तो चलिए व्यूअर्स, आपको अच्छा लगा हो तो आप ज़रूर लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट्स करिएगा। मैं तुरंत ही इसका तीसरा वीडियो नाटककार शंकर शेष का एक और द्रोणाचार्य के नाटक की शैली और शैली पर परिचर्चा करती हूँ। थैंक यू व्यूअर्स।